हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने होने वाले बीपीएससी जो है प्रधाना अध्यापक भर्ती 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आया हूँ, जिससे आपके होने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षेस दक्षेस अर्थात सार का आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो सार का आंदोलन शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षेत्रीय सहयोग। साथियों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि दक्षेत अर्थात सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। तो आपको बता दें कि सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई साथियों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, जिसकी स्थापना साथियों 8 दिसंबर को जिसकी स्थापना 8 दिसंबर को बांग्लादेश के तत्काल राष्ट्रपति जो है जियाउर रहमान की पहल पर किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षेत्रीय सहयोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है स्टैनले कप संबंधित है। साथियों, स्टैनले कप की बात करें तो ये जो है हमारे आइस हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्न में से कौन है। साथियों, यहाँ पे ऑप्शन है ललिता कुमार मंगलम, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों, बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्षा हैं वो हैं श्रीमती रेखा शर्मा। साथियों, रेखा शर्मा जी इस समय जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि साथियों कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई की बात करें, सॉरी साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्योंकि कंपनी ने जो है रिलायंस कंपनी ने जो है फरवरी 2023 में भारत में प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो अतिथि थे गणतंत्र दिवस 2023 के वो कौन थे। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ये अब्दुल फतह अल सीसी थे। साथियों, अब्दुल फतह अल सीसी की बात करें तो ये वर्तमान में जो है मिस्र, साथियों मिस्र जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, ये इजिप्ट देश के जो है प्रेसिडेंट हैं साथियों, राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल फतह अल सीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीता। तो साथियों, यहाँ पे बताना है कि
2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीता? तो बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने जो है महिला T20 वर्ल्ड कप जो है खिताब जीता। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? साथियों, राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात करें तो किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात राज्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया? साथियों, यहाँ पे हमें बताना है कि किसे वनडे क्रिकेटर जो है नामित किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो बाबर आजम को जो है ये सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? साथियों, प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष आप लोग तो जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष जो है यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की लंबाई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलीय दूरी की लंबाई जो है प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी की लंबाई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, किए गए कार्य की इकाई क्या है? साथियों, यहाँ पे किए गए कार्य की इकाई पूछ रहा है या कार्य की इकाई की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। जूल जो है साथियों ये कार्य की या वर्क की इकाई है। साथियों, जूल को हम न्यूटन भी कह सकते हैं, तो इसलिए ये इसे हम जूल या कार्य की इकाई पूछे तो जूल या न्यूटन होता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु की डैश गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। साथियों, पूछ रहा है कि किसी वस्तु यदि कोई वस्तु गति कर रही तो उस गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे उसका वेग नियत रहता है। किस तरीके से नियत रहता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, एक समान रहता है। साथियों, आपको बता दें कि जब कोई वस्तु एक समान में गति करती है तो समय के साथ उस वस्तु का वेग नहीं बदलता है, अर्थात वह जो है नियत रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुमाव गति कहा जाता है। साथियों, घुमाव गति की बात करें तो यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में होकर गुजरती है तो यह गति जो है घुमाव गति या स्पाइन मोशन, जिसे हम स्पाइन मोशन कहते हैं, के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, घुमाव गति हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा की मात्रा का यासाई मात्रक क्या होता है? साथियों, यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा की बात कह रहा है तो ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा का जो है यासाई मात्रक क्या होता है? तो बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर जूल हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल या न्यूटन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे
उसे पदार्थ का डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है तो उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है। यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बता दें, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्वलन तापमान। क्योंकि जब कोई वस्तु आग पकड़ लेता है तो उस पदार्थ का उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार। साथियों यहाँ पे परावर्तन के नियम का अनुसार पूछ रहा है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, जब परावर्तन का नियम लागू होता है तो उस समय कौन सी घटना घटती है, यहाँ पे हमें बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथियों अगर हम प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं, एक आपतित किरण और दूसरी आपतन कोण। तो साथियों आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम की बात करें तो इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा विकल्प जो है विकल्प सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी। साथियों यहाँ पे बताना है कि जब 120 अंश पर दो दर्पण झुके हैं तो उसके दर्पण के द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे दो छवियां बनेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो छवियां। क्योंकि साथियों यहाँ पे दो छवि की बात करें, दो छवि कैसे बनेगी, तो साथियों आपको बता दें कि यन इक्वल टू 360 हो जाएगा। यन इक्वल टू 360 बटा 120। उसके बाद बात करें -1, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 3 और -1 बराबर 2। तो यहाँ पे दो छवियां बनेंगी, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। तो आपको बता दें कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। साथियों वे अनुदैर्ध्य जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। साथियों जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वे जो है प्राकृतिक होती हैं, अर्थात ध्वनि तरंगे का किसी माध्यम में संचरण माध्यम के कणों की ध्वनि के चलने की दिशा में होने वाले कंपन द्वारा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो है लास्ट प्रश्न है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं। साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि एक विद्युत क्षेत्र में कितने टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दो टर्मिनल होते हैं। साथियों एक विद्युत कक्ष में जो है दो टर्मिनल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों दो टर्मिनल की बात करें तो एक माइनस होता है और दूसरा प्लस में होता है, जिसमें परिपथ विद्युत गति में जो है घूमता रहता है। तो एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और साथियों आपको बता दें कि आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद ही होगा। तो चलिए साथियों, प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो हम दूसरी प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए साथियों, जय हिंद।